हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ लेंस। लेंस क्या होता है? तो लेंस एक क्रिस्टलाइन बॉडी है जो मेनली प्रेजेंट होता है आइरिस। देखिए ये क्या है, हमारा आइरिस है और पीछे में क्या है, विट्रस बॉडी। तो इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये होता कैसा है? ये एक ट्रांसपेरेंट होता है, एवेस्कुलर, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स, कोई भी नर्व्स, कोई भी आर्टेरियल सप्लाई नहीं होता, कोई भी लिम्फेटिक नोड नहीं होता, तो ये न्यूट्रिशन लेता कहाँ से है? तो ये न्यूट्रिशन लेता है मेनली एक्वस ह्यूमर के द्वारा। किसके द्वारा? एक्वस ह्यूमर के द्वारा। 80% मेनली इसका न्यूट्रिशन एक्वस ह्यूमर से आता है। ठीक है, अब इसका डेवलपमेंट की बात करें, लेंस का डेवलपमेंट मेनली जो बाकी पार्ट है आई का, वो मेनली डेवलप्ड होता है न्यूरल एक्टोडर्म से, लेकिन जो हमारा लेंस है ये डेवलप्ड होता है सरफेस एक्टोडर्म से। और मेनली कब? तो थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन में। और क्या ये एक बार डेवलप्ड होके उसके बाद इसका फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता है? नहीं, आई का जो लेंस है उसका डेवलपमेंट पूरी लाइफ होते रहता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन में मेनली 66% क्या होता है, वाटर होता है, और 34% क्या होता है, प्रोटीन होता है। कंपोजिशन समझ में आ गया। चलिए अब हम लेंस की डायमीटर की बात करते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए लेंस है, इस फॉर्म में नहीं बनाई हूँ, वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाई हूँ। ठीक है, तो ये जो एक लेंस से दूसरे लेंस की दूरी है इसको हम कहते हैं इक्वेटर डायमीटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर डायमीटर। ये मेनली कितना होता है इसका? तो 9 से 10 mm। ठीक है, और ये जो है ऊपर से नीचे इसको हम कहते हैं एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर, जो मेनली 4.5 से 5 mm है। तो इक्वेटर डायमीटर और एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर समझ में आ गया। अब जब वेट की बात करें कि कितना वेट होता है हमारे लेंस का, तो जब अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में मेनली 225 ग्राम का होता है। ठीक है, चाइल्ड की बात करें तो 90 ग्राम का होता है। मतलब कि स्टार्टिंग में जब बेबी लेंस होता है वो हल्का होता है और धीरे धीरे उसका वेट ज़्यादा होता है। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करें तो मेनली आगे जाके पढ़ने को मिलेगा, हमारा लेंस दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.3, न्यूक्लियस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.4। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो इसका होता है मेनली 1.46। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्लेक्टिव पावर पूछा जाए, पावर मेनली बोला जाता है ना कि लेंस का पावर क्या है, तो जो लेंस का पावर होता है वो मेनली डायोप्टर में मेजर किया जाता है, और ये पावर होता है हमारा 15 से 20 डायोप्टर। कितना? 15 से 20 डायोप्टर। ये जो पावर है ना एज के साथ घटता है, ये याद रखिएगा। अब अभी हमने क्या पढ़ा कि लेंस में ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? ये ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है ताकि इससे लाइट इजीली पास कर जाए। इससे जो लाइट है ना वो 80% जो लाइट पास करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, और उसका रेंज 400 प्लस माइनस 400 nm होता है। ठीक है, मतलब कि 400 से ये ज़्यादा ये क्या करेगा, रेंज को क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, मतलब कि लेयर पे। उससे पहले इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन मेनली एकोमोडेशन का है। इसमें एकोमोडेशन पावर होता है। ये क्या करता है, हमारे फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि या तो दूर से
जो वस्तु आ सके वो ईजिली रेटिना पे क्या कर सके, ये क्रॉस कर सके, या जो नज़दीक का है वो भी ईजिली वो रेटिना पे उसका इमेज बन सके। कैसे, तो ये लास्ट में बताऊंगी। अभी पहले ये जान लीजिए कि इसका क्या काम है। एकोमोडेशन का काम है, जो मेनली फोकस का काम करता है। ठीक है। इसके लेयर्स, इसके मेनली 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है लेंस कैप्सूल, लेंस एपिथेलियम और लेंस फाइबर। क्या क्या? लेंस कैप्सूल। ये लेंस कैप्सूल होता क्या है, तो जो मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो एनवेलप होता है उसको हम कहते हैं लेंस कैप्सूल। इसमें टाइप 4 कोलाजन होता है। याद रखिएगा कौन सा टाइप का कोलाजन होता है, टाइप 4। और ये बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो होता है ना, ये थिकेस्ट मेम्ब्रेन कहलाता है। ये जो हमारा कैप्सूल है ये थिकेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द लेंस कहलाता है। ठीक है। थिकनेस जो है ना वो वेरी करता है। जो हमारा ये कैप्सूल का थिकनेस है वो वेरी करता है। जो एंटीरियर पोर्शन है, मान लीजिए एंटीरियर पोर्शन है, ये सबसे ज़्यादा थिक होता है 14 माइक्रोमीटर। जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो थिन होता है, कितना, तो ये होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर। और जो थिकेस्ट की बात किया जाए तो वो होता है हमारा प्रीक्यूटेरियर पोल। ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। इसका थिकनेस कितना होता है, 20 to 24 माइक्रोमीटर। तो इसके थिकनेस वेरी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गया सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर कौन सा है, एपिथेलियम। एपिथेलियम देखिए स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा। मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना रहे हैं, तो जो एंटीरियर पोर्शन में होता है ये एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर पोर्शन में एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो होता है ये कैसा होता है, तो मोनोलेयर, मतलब एक ही लेयर इसका होता है क्यूबाइडल सेल का। ठीक है, लेकिन ये जो इक्विटोरियल रीजन में आता है तो ये कॉलम्नल शेप का बन जाता है। ये सिर्फ एंटीरियर पोल में प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पोल में प्रेजेंट नहीं होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है होमोस्टैटिस का, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड एंड आयन फ्रॉम द एक्वस ह्यूमर। तीसरा क्या है, लेंस फाइबर, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है कॉर्टेक्स, दूसरा है मेडुला। क्या, एक है कॉर्टेक्स, दूसरा है मेडुला, वो आगे में उसमें किडनी में, दूसरा है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स है वो मेनली जो यंगेस्ट फाइबर उसमें रहता है। मतलब ये यंगेस्ट फाइबर और ओल्डेस्ट फाइबर का क्या लेना देना है, तो पहले कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस में डिफरेंस बताती हूँ। जो हमारा कॉर्टेक्स है वो लूज होता है, मतलब इसका जो कंस्टिट्यूएंसी होती है इसमें लूज फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो न्यूक्लियस है उसमें हार्ड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉर्टेक्स है इसमें यंगेस्ट लेंस फाइबर प्रेजेंट होता है। अब थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ओल्डेस्ट फाइबर क्या है और यंगेस्ट फाइबर क्या है। ठीक है, तो न्यूक्लियस मेनली इसके 4 टाइप होते हैं। और इसका 4 टाइप किसके बेसिस पे होता है, तो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आते हैं पहला टाइप, उसको कहते हैं एम्ब्रायोनिक न्यूक्लियस। अब ये एम्ब्रायोनिक न्यूक्लियस क्या है, मतलब कि ये सबसे पहले आता है फर्स्ट 3rd गेस्टेशन मंथ में। इसका जो इसमें जो फाइबर होता है ना उसको हम ओल्डेस्ट फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले बनता है तो इसलिए सबसे ओल्ड हुआ। ये इनर मोस्ट लेयर है जो मेनली प्राइमरी लेंस फाइबर का बना हुआ है। प्राइमरी लेंस फाइबर या ओल्डेस्ट फाइबर कहते हैं। तो पहला हमने पढ़ा एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। दूसरा जो न्यूक्लियस है वो है फीटल न्यूक्लियस। ये फीटल न्यूक्लियस क्या है, तो ये मेनली हमारा एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। ठीक है,
इसका शेप की बात किया जाए तो ये आगे में बाइसेप और पीछे में इन्वर्टेड बाइसेप का होता है। ठीक है, इसका अगर मंथ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट की बात किया जाए तो ये 3rd वीक से डिलीवरी तक, कब से 3rd वीक से डिलीवरी तक इसका मेन होता है। 3rd मंथ से डिलीवरी तक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एम्ब्रियोनिक, ये फर्स्ट 3 मंथ ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। उसके बाद फीटल 3 मंथ से लेके डिलीवरी तक। अब अगला क्या है, अगला है इनफेंटाइल। ये किसके चारों तरफ होता है, तो ये होता है फीटल के चारों तरफ होता है और ये मेनली बर्थ से लेकर पुबर्टी तक रहता है। इसके बाद जो होता है उसको कहते हैं एडल्ट न्यूक्लियस। ये एडल्ट न्यूक्लियस पुबर्टी से रेस्ट लाइफ तक रहता है। ठीक है, तो अभी एक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। एम्ब्रियोनिक, फिर एम्ब्रियोनिक के बाद फीटल, फीटल के बाद इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल के बाद एक ऊपर वाला क्या है, एडल्ट न्यूक्लियस। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या होता है हमारा कॉर्टेक्स। और आपको अभी बताया सबसे पहले जो बनेगा उसमें सबसे ओल्डेस्ट न्यूक्लियस रहता है और हमारा कॉर्टेक्स में सबसे न्यू न्यूक्लियस मतलब कि यंगेस्ट न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर क्वेश्चन में आएगा कि विच वन इज द यंगेस्ट न्यूक्लियस और ये यंगेस्ट फाइबर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो कौन सा आंसर होगा, क्या आंसर होगा हमारा एम्ब्रियोनिक, या क्या होगा फीटल, या इन्फेंटाइल, या एडल्ट। मान लीजिए अभी कॉर्टेक्स नहीं है तो हमारा आंसर होगा एडल्ट। एडल्ट में यंगेस्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए और उसमें ये भी लगा दे कॉर्टेक्स तो आंसर हमारा कॉर्टेक्स होगा। और अगर पूछा जाए ओल्डेस्ट ये फाइबर किस पे प्रेजेंट होता है तो वो हो जाएगा हमारा एम्ब्रियोनिक। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज़ और, इसका एक और लेयर होता है जिसको हम कहते हैं जोन्यूल्स। जोन्यूल्स लेयर नहीं होता, मेनली लेंस को क्या करता है, हमारा सिलियली बॉडी से अटैच करने में हेल्प करता है। ये जो जोन्यूल्स है जिसका नाम है जोन्यूल्स, इसको सस्पेंसली लिगामेंट भी कहते हैं। ये रिंग ऑफ फाइब्रस बैंड होता है जो मेनली कनेक्ट करता है लेंस को किससे, सिलियली बॉडी से। इसमें कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होता है और ये 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका लेंथ की बात करें तो 2 से 7 mm इसका लेंथ होता है। चलिए अब समरी पढ़ते हैं। तो लेंस का डेवलपमेंट किससे हुआ, तो लेंस का डेवलपमेंट सरफेस एक्टोडर्म से हुआ। शेप कैसा होता है लेंस का, बाई कॉन्वेक्स शेप होता है। ठीक है, कलर कैसा होता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, लिम्फ नोड नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.406, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंटर पे होता है। ठीक है, लेंस रहता कहाँ पे है, तो ये प्रेजेंट होता है पटेला फोसा में। ठीक है, लेंस की बाउंड्री की बात किया जाए तो जो लेंस का पेरिफेरल है, पेरिफेरल पार्ट, वहाँ पे जोन्यूल्स रहता है। और जब पोस्टीरियर की बात किया जाए तो पोस्टीरियर में मेनली लेटरोलेंटल लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, एकोमोडेशन। इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ आई फॉर सीइंग द डिफरेंट डिस्टेंस। मतलब हम आई को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे, जैसे कि कुछ चीज़ें क्या होती है दूर में होती है, कुछ चीज़ें नज़दीक में होती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो लेंस है ना उसके शेप में चेंजेज आती है। तो कैसे, तो सीरियली मसल के थ्रू। तो चलिए देखते हैं ये कैसे चेंजेज आती है लेंस में, जिसके द्वारा हम या तो दूर की चीज़ें देख सकते हैं या हम नज़दीक की चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए कि जब जो सिलियली मसल है ना वो जोन्यूल्स का डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या, जोन्यूल्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप भूल गए कि जोन्यूल्स क्या है तो जोन्यूल्स, ये सस्पेंसरी लिगामेंट को हम जोन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब इन्वर्सली कहने का क्या मतलब है,
जैसे कि कोई चीज़ है जो मेनली क्या हो रहा है, दूर है, ठीक है। तो दूर है तो उसमें हमारा क्या होगा, हमारा जो सीरियली मसल है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। दूर में कोई भी चीज़ है उसको हमारा सीरियली मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, हमारा जो न्यूज़ क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा जो लेंस है वो थिन होता है और जिसके कारण हम दूर की चीज़ें देख पाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई नज़दीक की चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसमें सीरियली मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और उसमें तो सीरियली मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमारा जो न्यूज़ क्या होगा, इसका अपोजिट है ना। तो जो न्यूज़ है जो रिलैक्स करेगा, तो हमारा जो लेंस है वो स्फेरिकल हो जाता है। तो इसके कारण हम नज़दीक की चीज़ें देख पाते हैं। तो इसको कोड से कैसे याद रखेंगे, तो क्लोज का अगर हम कोड बना ले तो डिस्टेंस का अपने आप हो जाएगा। तो सी सी सी, सी से क्या होता है, क्लोज ऑब्जेक्ट, दूसरा सी सीरियली बॉडी और तीसरा सी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर क्लोज बॉडी है तो उसमें सीरियली बॉडी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो न्यूज़ क्या है, रिलैक्स करेंगे। तो हमारा लेंस स्फेरिकल हो जाएगा जिसके कारण हम ईजिली देख पाएंगे, ठीक है। दूर की चीज़ों के लिए हमारा सीरियली मसल क्या होगा, रिलैक्स होगा। जो न्यूज़ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लेंस पतला हो जाएगा जिसके कारण हम इजली देख सकते हैं। तो ये जो चेंज होता है ना अकोमोडेशन, उसमें हम कह सकते हैं मेरे लिए 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा, सीरियली मसल, जो न्यूज़ और लेंस। सीरियली मसल में चेंजेज होते हैं जिसके कारण जो न्यूज़ में चेंजेज होते हैं, जिसके कारण लेंस में चेंजेज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा फोकल लेंथ चेंज करता है। तो फोकल लेंथ जैसे कि कोई डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो उसमें सीरियली मसल क्या करता है, रिलैक्स करता है और लेंस क्या फ्लैट या तीन हो जाते हैं। ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसमें जो मिनिमम डिस्टेंस होता है लाइट का वो कितना होता है, 6 mm होता है। मतलब कि नियर ऑब्जेक्ट क्या करता है, ज़्यादा डाइवर्ट करता है और जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा पैरेलल आता है और वो क्या करता है, मेनली लेंस पे अपना लेंस के थ्रू पैरेलल आता है, ठीक है। और रेटिना पे अपना क्या करता है, इमेज बनाता है। लेंस का, ये जो हमारा लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है कि पावर भी बढ़ेगा लेंस का। और उसका क्या मतलब है कि वो कर्वेचर बढ़ा तो ज़्यादा फोकस करेगा रेटिना पे। देखिए डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट है तो क्या कर रहा है, पैरेलल आ रहा है। नज़दीक का ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, तो डाइवर्ज कर रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ये जो कन्वर्जेंस जैसे कि नियर ऑब्जेक्ट है ना, उसके लिए मेनली हमें 3 चीज़ याद रखना है कि नियर विजन के लिए हमें 3 चीज़ याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो है एकोमोडेशन, कन्वर्जेंस और मायोसिस। तो कन्वर्जेंस में मेनली क्या होता है, तो 2 चीज़ क्या होगा, क्लोज आएगा, पहले डाइवर्ज हो रहा है फिर कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, मायोसिस में क्या होगा, हमारा जो पुपिल है वो कंस्ट्रिक्ट करेगा, डायलेट नहीं कंस्ट्रिक्ट करेगा। याद रखिएगा कि जो हमारा पुपिल है वो क्या होगा, छोटा होगा नज़दीक की चीज़ों के लिए। और ट्रिपल रिएक्शन मतलब क्या होगा कि वही अकोमोडेशन, कन्वर्जेंस और मायोसिस तीनों एक साथ यूज होता है नियर विजन में। तो इसको कहते हैं ट्रिपल रिएक्शन या नियर रिएक्शन या अकोमोडेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं कि हम जो ये लेंस पढ़ रहे हैं इसमें कौन कौन सा डिजीज़ पे मेनली फोकस करेंगे। तो जो लेंस पढ़ रहे हैं ना, इसमें पहले तो हम कैटरैक्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा, कैटरैक्ट पे फोकस करेंगे। कैटरैक्ट अगर बोला जाए तो ये बुद्धों में मेनली होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो कैटरैक्ट। तो अगले वीडियो में मैं कैटरैक्ट लेके आऊँगी। और दूसरा जैसे ब्लाइंडनेस हुआ, तो अगर कोई पूछेगा मोस्ट कॉमन कॉज ब्लाइंडनेस का पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, तो वो होता है कैटरैक्ट। सेकेंड मोस्ट कॉमन कौन सा होता है ब्लाइंडनेस का, तो ग्लाउकोमा, ठीक है। थर्ड मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो होता है एज रिलेटेड मैकुलर
डिजनरेशन। ठीक है, ये तीनों मेरे फर्स्ट से याद रखने वाला है। अगर पूछेगा कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन क्या होता है ब्लाइंडनेस के कारण, तो वो हो जाएगा हमारा ट्राकोमा। ठीक है, सेकेंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन क्या होगा ब्लाइंडनेस का, तो होगा ऑन्कोसिरस। क्या, ऑन्कोसिरस, जिसको लिवर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। अब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चाइल्ड क्या होगा, चाइल्ड में सबसे ज़्यादा क्यों ब्लाइंडनेस होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण। और अगर ऑकुलर के कारण, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑकुलर मॉर्बिडिटी मतलब बीमार पड़ने का, तो हमारा रिफ्रैक्टिव ईरर, रिफ्रैक्शन में क्या हो जाता है, ईरर में हो जाता है। तो ये रिफ्रैक्शन के बारे में भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अब लास्ट में मेनली जो न्यूट्रिशन होता है ना लेंस का, और वो सही से नहीं होगा तो उससे क्या होगा, ये बारे में डिस्कशन करते हैं। मेनली जो हमारा लेंस है इसके आगे क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, पीछे में विट्रियस ह्यूमर होता है। तो 90% जो न्यूट्रिशन है वो एक्वस ह्यूमर से मिलेगा और 10% न्यूट्रिशन विट्रियस ह्यूमर से मिलेगा। तो ये न्यूट्रिशन लाता कहाँ से है, तो ये न्यूट्रिशन लाता है मेनली, बताती हूँ। पहला, इसका न्यूट्रिशन का मेन चीज़ क्या रहता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, पहला एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से, इससे मेनली 80% ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, दूसरा HMP संथ के द्वारा, जिससे 15%, क्रेव साइकिल, और एक लास्ट सॉर्बिटल पाथवे, इतने के द्वारा इसको क्या मिलता है, मेनली हम न्यूट्रिशन मिलता है। तो सॉर्बिटल पाथवे मेनली डिस्कस करना है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि इसका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। सॉर्बिटल पाथवे में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सॉर्बिटल में, कैसे, तो अल्डोज रिडक्टेज की मदद से। ठीक है, लेकिन आपको पता है ये जो सॉर्बिटॉल है ये लेंस को डिफ्यूज नहीं कर पाता। तो ये लेंस को डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण फ्लूइड फ्लो इनसाइड द लेंस बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे लेंस में ओपासिटी होगी। क्या, ओपासिटी, या कह सकते हैं हेजी लेंस हो जाएगा। तो हेजी लेंस हो जाएगा तो ये किसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, कैटारैक्ट का। और ये ज़्यादा हो एक्टिव हो जाता है जिस पेशेंट को मेनली डायबिटिक मेलिटस हो या ग्लैक्टोसेमिया हो। इसी के साथ हमारा एनाटॉमी ऑफ लेंस खत्म होता है। आशा है वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।